हेलो गाइस, गुड इवनिंग। तो गाइस, ये विजन की 25 फरवरी की डेली करंट अफेयर्स की मैगजीन है। तो गाइस, कल क्या हुआ था, मैंने वीडियो रिकॉर्ड करी पर गलती से क्या किया, मैंने 24 फरवरी के नाम पे 23 फरवरी की वीडियो ही अपलोड कर दी। वो क्योंकि डॉक्यूमेंट का जो सेव डॉक्यूमेंट का जो नाम था वो दोनों का सिमिलर था, तो इस वजह से वो मिस्टेकनली ऐसे अपलोड हो गया था। जब 2-3 कमेंट्स आए तब मैंने देखा कि अरे नहीं, मैंने गलती अपलोड कर दी है। तो मैंने इसलिए सुबह वो वीडियो थी उसको अपलोड कर दी, बाकी जो प्रीवियस वीडियो थी उसको मैंने डिलीट कर दी थी। ठीक है, तो चलिए हम आज की फर्स्ट न्यूज स्टार्ट करते हैं। गाइस, एक चीज हो रहा है, देखो गाइस, मैं पॉलिटी का न्यू कोर्स, पेड कोर्स होगा जो मैं लॉन्च करने की बात कर रही हूँ, एक ही सेपरेट ऐप पे स्टार्ट होगा। देखो, इसमें हम सभी कुछ कवर करेंगे, लाइक जो भी हमारी पूरी लक्ष्मीकांत है इसको पूरा कवर करेंगे। इसके अलावा आप सबको पता है लक्ष्मीकांत की ऑब्जेक्टिव बुक भी है, उसके साथ हम वो बुक भी कवर करेंगे ताकि आपकी जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो अच्छे से हो सके। ठीक है, इसके अलावा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो सभी होंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में चाहे यूपीएससी के तो होंगे ही होंगे, ऑफ कोर्स जो स्टेट पीसीएस के वो भी कवर होंगे। ठीक है गाइस, और इसकी जो कॉस्ट है ना बहुत कम है, ओनली 1000 रुपीज। ठीक है, ओनली 1000 रुपीज इसकी कॉस्ट है। ठीक है, देखो अगर आप लिटरली सीरियस और अगर आप चाहते हो उसको कोर्स को ज्वाइन करना तो आप एक काम करना, मुझे टेलीग्राम पे इस पे कॉन्टेक्ट करना, मित्तल वैशाली 94। ठीक है, तो गाइस चलिए हम आज की फर्स्ट में स्टार्ट करते हैं। मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर टू लॉन्च अ जन आंदोलन अगेंस्ट टीबी इन्वॉल्विंग एडवोकेसी, कम्युनिकेशन एंड सोशल मोबिलाइजेशन। देखो गाइस, ये हमारी जो न्यूज है, क्योंकि देखो हेल्थ की बात हो रही है और सोशल इश्यूज, सोसाइटी की बात हो रही है, तो ये जो न्यूज है हमारी सोशल इश्यूज में कवर हो रही है। देखो गाइस, हम क्या चाह रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर ने एक जन आंदोलन लॉन्च किया ताकि हम टीबी को क्या कर सके, इरेडिकेट कर सके अपनी कंट्री से। तो सबसे पहले हम यही पढ़ते हैं, टीबी है क्या। ट्यूबरक्लोसिस होती है, आपको पता ही होगा, ये एक बैक्टीरिया की वजह से होती है जिसको हम बोलते हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। इसके अलावा क्या होता है, ये बैक्टीरिया यूजली लंग्स पे अटैक करता है, लेकिन जो टीबी बैक्टीरिया वो हमारी बॉडी के किसी भी पार्ट पे अटैक कर सकता है, जैसे किडनी, स्पाइन या ब्रेन। ठीक है, ये कम्युनिकेबल डिजीज है जो पर्सन टू पर्सन स्प्रेड होती है थ्रू द एयर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू WHO ये वन ऑफ द टॉप कोज है डेथ का वर्ल्ड में। मतलब कि जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस में जो जो कोज है मतलब कि डेथ के, तो टॉप 10 डिजीजेस में से एक ये टीबी भी एक बड़ा थ्रेट है। ये क्यूरेबल भी है, प्रिवेंटेबल भी है, इसका इलाज भी है और आप इसको प्रिवेंट भी कर सकते हो। हाइवर कभी कभी क्या होता है, जो बैक्टीरिया होता है वो एंटीबायोटिक से रेजिस्ट हो जाता है, लीडिंग द, जिसकी वजह से ड्रग रेजिस्टेंस टीबी है वो भी ट्रीट होना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। मतलब कि क्या होता है, एक बार आपकी बॉडी को क्या कभी कभी वो दवाई ना इतनी ज्यादा उसको आदत पड़ जाती है कि वो बीमारी फिर उस जाती नहीं है। ठीक है, वो ड्रग रेजिस्टेंट टीबी हो जाती है। ड्रग रेजिस्टेंट टीबी में कौन कौन से, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी हो गया, एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंट टीबी हो गया, टोटली ड्रग रेजिस्टेंट टीबी, तो इस तरह के कुछ ड्रग टीबी है। ठीक है, ड्रग रेजिस्टेंट टीबी। ठीक है, अब देखो अब हम चला एक बार पढ़ लेते हैं। देखो अभी क्या एडिशनल प्रपोजल्स किसने रिलीज किए हैं, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने। इसमें क्या किया है, देखो सबसे पहला है नेशनल टेक्निकल सपोर्ट यूनिट, जो क्या करेगा, जो भी प्रोग्राम चल रहे हैं ऑन ग्राउंड, जो भी प्रोग्राम चल रहे हैं उनको स्ट्रेंथन करेगा ताकि हम क्या कर सके, उन प्रोग्राम को डिलीवर कर सके, ताकि हम डिमांड जनरेट कर सके और अवेयरनेस क्रिएट कर सके। मतलब कि टीबी प्रोग्राम के अंडर गवर्नमेंट ने कितनी ज्यादा स्कीम्स निकाली हुई है, क्या क्या सर्विसेज अवेलेबल है, वो हम पब्लिक तक पहुंचा सके। क्योंकि जब तक पब्लिक अवेयर ही नहीं होगी तो वो उन स्कीम्स का फायदा कैसे उठाएगी। तो हमारा एम क्या होगा, सबसे पहले टीबी प्रोग्राम के अंदर जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम चला रही है उससे रिगार्डिंग हम पब्लिक को अवेयर कराएं। ठीक है, ताकि डिमांड पड़े और जो प्रोग्राम हम उनकी सर्विसेज हम डिलीवर करें। इसके अलावा हम चाह रहे हैं कि 2021 को हम एट द ईयर ऑफ ट्यूबरक्लोसिस प्लान करें। ठीक है, इंडिया का क्या एम है कि 2025 तक हम अपनी इंडिया में से ट्यूबरक्लोसिस को एलिमिनेट करें। ठीक है, हाउएवर देखो हमने ये बताया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 3 है उसके अंदर हमारा क्या एम है, गुड हेल्थ एंड वेलबींग। वैसे तो हमारा एम था कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है हमारे 17, हम चाहते हैं उसको 2030 तक अचीव करना। ठीक है, लेकिन हम क्या चाहते हैं कि हम अपनी इंडिया में से टीबी पहले 5 साल पहले 2025 तक इरेडिकेट कर सके। ठीक है, जो 2019 की ग्लोबल टीबी रिपोर्ट है जो कि WHO के द्वारा रिलीज की गई थी, तो उसमें बताया था इंडिया में सबसे ज्यादा टीबी के पेशेंट्स है इन द वर्ल्ड, जो नियर अबाउट 27% केसेस। मतलब कि वर्ल्ड वाइड जितने भी टीबी के केसेस हैं उसमें जो 27% केसेस है वो अकेले इंडिया से कवर होते हैं। अब गवर्नमेंट ने क्या स्टेप लिए गए हैं ताकि हम टीबी को चेक कर सके। सबसे पहले रिवाइज नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, ये 1997 में लॉन्च हुआ था, जिसको रीनेम करके क्या किया था 2020 में, नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम। ठीक है, ताकि हम क्या कर सके, ट्यूबरक्लोसिस को अपने इंडिया से एलिमिनेट कर सके बाय 2025। सेकेंड है नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर टीबी एलिमिनेशन 2017 से 2025। देखो इसका एम क्या था, हम पहले तो हम क्या कर सके,
2020 तक हमारा ये एम था कि कितने हमारे इंडिया में टीबी के एक्टिव केस हैं उसको हम फाउंड आउट करें, ठीक है, और फिर 2025 तक उसको कंप्लीटली एलिमिनेट, मतलब कि 100% जितने भी एक्टिव केस हैं हमें उनको डिटेक्ट करने की कहाँ पे है और फिर उनको 2025 तक एलिमिनेट करना है। फिर हमने ये भी था कि टीबी को हम एलिमिनेट करेंगे 4 स्ट्रेटेजिक पिलर से, डिटेक्ट, ट्रीट, प्रिवेंट एंड ब्रीड, ठीक है। इसके अलावा निक्षय पोषण योजना भी लॉन्च की है, तो ये आपको पता होना चाहिए निक्षय पोषण योजना टीबी से रिलेटेड है। इसका एम यही था जो टीबी पेशेंट्स हैं उनको हम कुछ फाइनेंशियली सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे ताकि वो अपने न्यूट्रिशन का ध्यान रख सके। इसके अलावा ई निक्षय प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया गया था ताकि हम क्या कर सके, पेशेंट क्या कर सके, इस प्लेटफॉर्म को यूज करके टीबी कंट्रोल के लिए कुछ मतलब कि अवेयरनेस या इन्फॉर्मेशन ले सके, ठीक है। इसके अलावा टीबी हारेगा देश जीतेगा कैंपेन, ये सब गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज है कैबिनेट अप्रूव्स प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फॉर फार्मास्यूटिकल्स एंड आईटी हार्डवेयर। देखो हम हर रोज आई थिंक ये न्यूज पढ़ रहे हैं, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम। देखो ये तो हमारी न्यूज इकोनॉमी में कवर होगी। देखो दोबारा बता देते हो इसका स्कीम का क्या एम है। देखो इसका स्कीम का एम यही है कि हमें अपने इंडिया को आत्मनिर्भर बनाना है फार्मास्यूटिकल्स और आईटी हार्डवेयर सेक्टर में। तो इसमें हम क्या करेंगे ताकि हम इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट कर सके, तो जो भी कंपनीज इन सेक्टर में इन्वेस्ट करेंगी तो उसको क्या करेगा, कुछ जो हमारी गवर्नमेंट है उनको कुछ इंसेंटिव्स प्रोवाइड करेगा फाइनेंशियल, ठीक है। तो चलो हम देखते हैं फार्मास्यूटिकल्स के लिए और आईटी हार्डवेयर के लिए क्या क्या ड्यूरेशन है, ये क्या क्या कैबिनेट ने क्या क्या चीज अप्रूव करी है उसका डिटेल करते हैं। देखो सबसे पहले फार्मास्यूटिकल के बारे में पढ़ते हैं। इसकी जो ड्यूरेशन है मेनली 10 साल के लिए नियर अबाउट, ठीक है। कितने रुपीज एलोकेट किया, 15,000 को। ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम अपने इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज को इंक्रीज कर सके, और वो कैसे इंक्रीज होगी, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करके और प्रोडक्शन इंक्रीज कर सके। इसके अलावा हम अपने जो प्रोडक्ट उनको डाइवर्सिफाई करें, मतलब कि नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स को इंक्रीज करें, ठीक है, ताकि हम अपना इंडिया को ग्लोबल चैंपियन बना सकें। अब इसमें कौन कौन सी कैटेगरी इन्वॉल्व है इंसेंटिव्स में, देखो इसमें हमारा फॉलोइंग कैटेगरीज बेस्ड है। कैटेगरी 1 में बायोफार्मास्यूटिकल्स, कॉम्प्लेक्स जेनेरिक्स, ये सब कवर है। 2 कैटेगरी में एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। देखो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट वो होते हैं जिससे जेनरिक मेडिसिन बनती है, ठीक है। आपको पता है इंडिया जेनरिक मेडिसिन बनाने में टॉप प्रोड्यूसर है, ठीक है। इसमें क्या होगा, सेम मेडिसिन सेम सॉल्ट की जो मेडिसिन होती हैं वो काफी चीप प्राइस में आपको अवेलेबल हो जाती है। लेकिन जेनरिक मेडिसिन से बनाने के लिए जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट के लिए काफी ज्यादा चाइना पे डिपेंडेंट है, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि इसको हम खुद मैन्युफैक्चर करें। कैटेगरी 3 में रीपर्पस ड्रग, ऑटो इम्यून ड्रग, ये सब कवर होंगे, ठीक है। करंट स्टेटस क्या है और हमें इंडस्ट्री की जरूरत क्यों है। देखो इंडिया की जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है वो 3rd लार्जेस्ट है हमारी वर्ल्ड में, ठीक है। तो समझ रहे हो कि इंडिया की फार्मास्यूटिकल जो इंडस्ट्री है वो कितना ज्यादा अच्छे स्टैंड करती है। अगर हम ग्लोबली कॉन्ट्रीब्यूट देखें तो इंडिया नियर अबाउट 3.5% ड्रग्स और मेडिसिन कॉन्ट्रीब्यूट करता है। करंटली जो इंडिया है वो कहीं ना कहीं जो हाई वैल्यू प्रोडक्शन है, उस डोमेस्टिकली जो प्रोडक्शन है मेडिसिन का, उसमें कहीं ना कहीं कमी करता है जो हाई वैल्यू होते हैं, ठीक है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इंडिया पीछे है, और जो डोमेस्टिक डिमांड है वो हमारी पूरी नहीं होती, मतलब कि डोमेस्टिक डिमांड हमें इंपोर्ट्स हमें कराने ही पड़ते हैं, ठीक है। नो डाउट इंडिया की जो प्रोडक्शन है वो अच्छी है, 3rd लार्जेस्ट है, लेकिन स्टिल हमारी जो डोमेस्टिक डिमांड है वो पूरी नहीं हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे बेनिफिट्स। हम क्या बेनिफिट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस स्कीम से। हम चाह रहे हैं कि 20,000 डायरेक्ट और 80,000 इनडायरेक्ट जॉब्स आएंगी। इसके अलावा हम इनोवेशन और आत्मनिर्भर बनेंगे किसमें, इंपोर्टेंट ड्रग्स में, मतलब कि हमारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंक्रीज होगी, ठीक है, और हम सेल्फ रिलायंट बन सकते हैं। इसके अलावा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस सेक्टर में 15,000 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट आ सकती है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट किसमें, आईटी हार्डवेयर में पीएलए स्कीम। ये इसमें नियर अबाउट 4 साल के लिए 7,350 करोड़ रुपीज एलोकेट किए हैं। ऑफकोर्स इसका काम यही है कि हम भी क्या कर सके, आईटी सेक्टर में डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को इंक्रीज कर सके और इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट कर सके, ठीक है। इसने क्या कर रखा है, जो इसमें जो स्कीम एक्सटेंड हुई है कहाँ पे, लैपटॉप्स में, टैबलेट्स होते हैं आपको पता ही है, ऑल इन वन पर्सनल कंप्यूटर्स हो गए, सर्वर्स हो गए, इन सब में इसको कवर किया, ठीक है। इसके अलावा करंट स्टेटस के बारे में क्यों जरूरत है, नेशनल पॉलिसी ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स आई थी 2019 में, जिसने ये बताया था कि हमें क्या करना है, इंडिया को ग्लोबल हब बनाना है, किसके लिए, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइनिंग में और मैन्युफैक्चरिंग में। करंटली देखा जाता है तो हमारी जो इंडिया की जो लैपटॉप और टैबलेट की डिमांड्स है वो भी किससे पूरी होती है, हमारी इंपोर्ट्स के थ्रू, ठीक है। इसके अलावा हम क्या बेनिफिट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ऑफकोर्स इसमें भी हम बेनिफिट कर रहे हैं कि हमारी जो 5 मेजर ग्लोबल प्लेयर्स हैं और जो 10 डोमेस्टिक चैंपियंस हैं वो आईटी हार्डवेयर कंपनीज को बेनिफिट करेंगे। इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट ऑफकोर्स जनरेट होगी, नियर अबाउट 1,80,000 जॉब्स क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब्स क्रिएट होंगी। इसके अलावा हम चाह रहे हैं कि जो डोमेस्टिक वैल्यू जो हमारी डोमेस्टिकली जो प्रोडक्शन है वो 20 से 25% इंक्रीज हो जाएगी 2025 तक, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज है सिंपोजियम ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ डैम्स एंड रिवर्स बेसिन इनोवेटिव। देखो गाइस अगेन देखो ये गाइस जो इंफ्रास्ट्रक्चर में कवर होगा, तो इंफ्रास्ट्रक्चर की जो न्यूज है वो किसमें कवर होगी, इकोनॉमी में, ठीक है। अभी क्या है ये जो देखो हम क्या चाहते हैं, देखो आपको पता है
डैम्स, हमने कुछ दिन पहले ही पढ़ा था कि जो डैम्स होते हैं वो काफी मैक्सिमम क्या 50 से 70 साल हो चुके हैं हमारे डैम्स को बने हुए, ठीक है। तो अभी क्या है, तो उन डैम्स को हमें क्या करना पड़ेगा, रीबिल्ड करना होगा, रेनोवेट करना होगा, क्योंकि वो वीक हो चुके हैं। तब की टेक्नोलॉजी और थी, अब की टेक्नोलॉजी अलग है, ठीक है। तो हम किस तरह से डैम्स और जो रिवर बेसिस हमको सस्टेनेबल वे में डेवलप कर सकते हैं, इनकी बात शुरू हुई, ठीक है। अभी जो सिनॉप्सिस है किसके द्वारा ऑर्गेनाइज की गई है, बाय इंटरनेशनल कमीशन ऑन लार्ज डैम, किसके साथ कोलैबोरेट करके, सेंट्रल वाटर कमीशन के साथ, डैम रिहेबिलिटेशन इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट और नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट, इन सबके साथ कोलैबोरेट करके इसको क्या किया गया, इनोग्रेट किया गया। इसका एम क्या है कि जो हमारा जो लेटेस्ट जो कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजीज है उनके आइडियाज को और जो भी लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं उनको हम शेयर कर सके, ताकि हम बेस्ट इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस यूज कर सके इन कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम और डैम सेफ्टी इश्यूज में। अभी इंडिया के जो डैम्स है उसके क्या इश्यूज है, देखो कहीं ना कहीं इंडिया का जो रैंक है वो 3rd है इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ बिल्डिंग लार्ज डैम, ठीक है। मतलब क्योंकि इंडिया में आपको पता है कितनी ज्यादा रिवर्स है, तो इंडिया में जो लार्ज डैम्स बनते हैं तो इंडिया उसमें 3rd कंट्री है। इसके अलावा जो मैनी जो काफी डैम्स हैं उनकी जो एज है वो 50 साल हो चुके हैं, या फिर कई डैम्स ऐसे जो 120 साल से भी ज्यादा बूढ़े हो चुके हैं। अगर हम डैम्स की देखें तो सोयल कभी ना कभी करता है वाटर रिजर्व, मतलब सोयल रिप्लेस करती है वाटर को इन द रिजर्वर, रिड्यूसिंग देयर स्टोरेज कैपेसिटी। ये आपको पता ही है, आप वाटर के ऊपर डैम बनाते हो तो धीरे धीरे क्या होता है, जो वो मिट्टी है, मिट्टी की जगह क्या होता है, पानी आता रहता है, ठीक है। जिस वजह से जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो घटती है, ठीक है। स्टडी ने शो किया कि हमें कुछ जो हमारी रिजर्वर्स है काफी उनका डिजाइन क्या हो चुका है, फ्लोड है, मतलब कि अच्छा नहीं है, चाहे वो लार्ज डैम्स हो चाहे माइनर डैम्स हो। अभी क्या स्टेप्स इनिशिएटिव लिए गए हैं सो फार, देखो सबसे पहले हम पढ़ते हैं डैम रिहेबिलिटेशन इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट। एक स्टेप लिया गया था ताकि हम क्या कर सके, जो लार्ज डैम्स है उनकी सेफ्टी और ऑपरेशनल परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर सके, और इसकी स्ट्रेंथनिंग को लॉन्च किया गया था, मतलब कि आपको इनकी जो गवर्नेंस है, इन डैम्स की जो मॉनिटरिंग है उसको हम इंप्रूव कर सके। इसको 2012 में लॉन्च किया गया था, किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा, साथ में वर्ल्ड बैंक असिस्टेंस के साथ, ठीक है। इसके अलावा 2019 में डैम सेफ्टी बिल को पास किया गया था ताकि हम क्या कर सके, उनको रेगुलेट कर सके, ताकि हम जो हमारे इंडिया में जितने भी डैम्स हैं उनको प्रॉपर्ली मॉनिटर कर सके, इंस्पेक्शन कर सके, ऑपरेट कर सके, मेंटेन कर सके। इसके अलावा जो NHP है ये इसलिए हुआ था ताकि हम क्या कर सके, जो भी वाटर रिसोर्स के रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन है, जो हमारे इंडिया में वाटर रिसोर्सेज जैसे डैम्स, मतलब कि रिवर्स हो गए, पॉन्ड्स हो गए, लेक्स हो गए, उनकी इंफॉर्मेशन क्या, उनकी क्वालिटी है, उनकी एक्सेसिबिलिटी को इंप्रूव कर सके, और हमारी जो टारगेटेड वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशंस है उनको उनकी कैपेसिटी को स्ट्रेंथन करें। इसके अलावा धर्मा IT, दैट इज अ डैम हेल्थ एंड रिहेबिलिटेशन मॉनिटरिंग एप्लीकेशन, ये सब इसलिए स्टेप लिए गए हैं ताकि हम क्या कर सके, मतलब कि अपनी डैम की जो हेल्थ है उनको सस्टेनेबल वे में प्रमोट कर सके, ठीक है। NHP मतलब नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट। नेक्स्ट न्यूज है यूनियन कैबिनेट अप्रूव्स प्रेसिडेंट्स रूल इन पोंडिचेरी, ठीक है। तो ये गाइस आपको पता ही चल गया होगा किसमें कवर होगा, पॉलिटी एंड गवर्नेंस में कवर होगा। अभी यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है कि पुडुचेरी में प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाए, ठीक है। देखो हम सबसे पहले ये करते हैं कि प्रेसिडेंट रूल हम कब लगा सकते हैं, ऐसी क्या कंडीशन होनी चाहिए इस प्रेसिडेंट रूल को इम्पोज करने में। देखो अगर प्रेसिडेंट सेटिस्फाई है इस सिचुएशन से दैट स्टेट कैन नॉट बी कैरिड आउट इन द अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। देखो गाइस आपको पता है आर्टिकल जो 352 है वो हमारी नेशनल इमरजेंसी से काम करता है। आर्टिकल 356 के अंडर लगता है प्रेसिडेंट रूल, और आर्टिकल 360 के अंडर क्या लगता है, हमारा फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है। हाउएवर इंडिया में कभी फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी। फिलहाल अभी हम बात करें प्रेसिडेंट रूल की, तो हम उसी तक लिमिटेड रहते हैं। तो आर्टिकल 356 के अंदर हम क्या करते हैं, प्रेसिडेंट रूल लगते हैं, ठीक है। किसी भी स्टेट या किसी भी यूनियन टेरेटरी में प्रेसिडेंट रूल कब लगता है, जब वहां के जो प्रेसिडेंट है उसको मतलब प्रेसिडेंट को अगर ऐसा लगता है कि वहां पे जो या तो वहां पे मेजोरिटी गवर्नमेंट नहीं बन रही, ठीक है, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रोविजंस है उसके अकॉर्डिंग फंक्शंस नहीं हो पा रहे, ठीक है। कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं तब प्रेसिडेंट क्या करता है, वहां प्रेसिडेंट लगता है, ठीक है। अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि वहां पे प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चीजें नहीं हो रही, इसके अलावा अगर स्टेट गवर्नमेंट को लग रहा है कि वहां पे वो अपने लीडर को इलेक्ट नहीं कर पा रही, मतलब कि मेजोरिटी की गवर्नमेंट नहीं बन पा रही, चीफ मिनिस्टर नहीं इलेक्ट किया जा रहा है, जो गवर्नर ने टाइम प्राइम था कि आपको पता है गवर्नर ही चीफ मिनिस्टर को क्या करता है, अपॉइंट करता है। अगर गवर्नर ने देखो आपको पता है CM को हम अपॉइंट कर देते हैं बिफोर ही प्रूव मेजोरिटी, ठीक है, लेकिन फिर CM को हम दिन दे देते हैं कि आपको इतने टाइम में आपको मेजोरिटी प्रूफ करनी होगी, ठीक है। अगर उस टाइम में वो मेजोरिटी प्रूफ नहीं कर पाएगा तो स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकता है, स्टेट वहां पे प्रेसिडेंट रूल लग सकता है। इसके अलावा अगर वहां पे जो कोलिशन गवर्नमेंट है उसमें ब्रेकडाउन हो गई, जिसकी वजह से जो चीफ मिनिस्टर है वो अपनी मेजोरिटी में प्रूफ ना कर पाए, ठीक है, एंड द CM फेल्स टू प्रूव मेजोरिटी इन द गिवन पीरियड ऑफ टाइम। इसके अलावा अगर असेंबली में मेजोरिटी रूल्स मतलब कि ऑफ कोर्स अगर वहां पे देखो आपको पता है चाहे प्राइम मिनिस्टर हो या चीफ मिनिस्टर है वो कब तक रूल कर सकता है, ड्यू टू द प्रेशर ऑफ प्रेसिडेंट। और प्रेशर ऑफ प्रेसिडेंट का मतलब क्या है कि अगर वो मेजोरिटी प्रूफ कर सकता है, अगर वो मेजोरिटी प्रूफ नहीं कर सकता है ड्यू टू द वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस तो वह प्रेसिडेंट रूल लग जाएगा। इसके अलावा
अगर नेचुरल डिजास्टर, वॉर या एपिडेमिक की वजह से इलेक्शन को पोस्टपोन कर दिया, उस केस में भी क्या कर सकते हैं हम, वहां पे प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हैं। ठीक है, तो गाइस ये जो कुछ सिचुएशंस है, कंडीशन है, ये आपको पता होना चाहिए बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस अंडर पॉलिटी। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं क्या है। देखो अभी क्या हुआ है, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है किसके, पुडुचेरी के, उन्होंने प्रेसिडेंट रूल रिकमेंड किया है क्योंकि अभी तक किसी भी पार्टी ने क्लेम नहीं किया है कि उन्होंने गवर्नमेंट बना लिया। मतलब कि किसी भी स्टेट में, किसी भी यूनियन टेरिटरी में आफ्टर इलेक्शंस क्या होता है, आपको गवर्नमेंट बनानी पड़ती है, और अगर आप गवर्नमेंट नहीं बना पा रहे हो तो इसका मतलब वहां पे किसी भी मेजोरिटी की गवर्नमेंट नहीं बन रही है। तो इसलिए वहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने रिकमेंड किया कि प्रेसिडेंट रूल लगना चाहिए क्योंकि किसी भी पार्टी ने अभी तक गवर्नमेंट क्लेम नहीं की है, जिसकी वजह से प्रीवियस गवर्नमेंट में लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस हो गया, मतलब कि ऑफ कोर्स नो कॉन्फिडेंस मोशन उसके अगेंस्ट पास हो गया। प्रेसिडेंट रूल किसके अंडर लगता है, अभी मैंने बताया आर्टिकल 356 के अंडर, जिसमें क्या होता है तो स्टेट गवर्नमेंट या को सस्पेंड किया जाता है वहां की, और डायरेक्टली सेंटर के रूल को लगा दिया जाता है, और गवर्नर उसका कॉन्स्टिट्यूशन हेड बन चुका होता है। ठीक है, विधानसभा को आइदर डिसॉल्व किया जाता है, प्रोरोग किया जाता है अंटिल सच सिचुएशन, जब तक इलेक्शन कमिश्नर अगले 6 महीने तक कंडक्ट नहीं कराता इलेक्शन। ठीक है, तब तक क्या करेगा, ये प्रेसिडेंट रूल लगा रहेगा। ठीक है, 1962 में आफ्टर साइनिंग अ ट्रीटी विद फ्रांस, जो कुछ आपको पता है पुडुचेरी हमारे पास कब आया था, देखो सबसे पहला जो स्टेट, छोड़ो, ठीक है, 1962 में आपको पता है हमने पुडुचेरी को हमारे पास आ गया था टेरिटरीज, कब करके, फ्रांस का ट्रीटी साइन करके। ठीक है, क्या क्या आया था, टेरिटरीज ऑफ पौंडीचेरी, कराईकल, माहे और येनम, ये आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा। ठीक है, वो इंडियन यूनियन का पार्ट बन गया था। 1962 में पार्लियामेंट ने इन टेरिटरीज को ग्रुप करके एक यूनियन टेरिटरी ऑफ पौंडीचेरी में क्या कर लिया था, कन्वर्ट कर लिया था, और इसके अलावा आर्टिकल 239A को भी इंसर्ट किया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। आर्टिकल 239A इनेबल करते हैं पार्लियामेंट को कि वो यूटीज में भी लेजिस्लेचर क्रिएट कर सकता है, जैसे दिल्ली में। ठीक है, यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी के पास लेजिस्लेटिव असेंबली है, मतलब कि वो लॉज बना सकती है अपने स्टेट लिस्ट में भी और कॉन्टेंट लिस्ट में भी। ठीक है, इसके अलावा पार्लियामेंट भी कुछ लॉ बना सकती है इन 3 लिस्ट में, इंक्लूडिंग द स्टेट लिस्ट, 4 यूनियन टेरिटरीज इंक्लूडिंग द पुडुचेरी। ठीक है, इसके अलावा जो गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज एक्ट 1963 का, उसको भी पुडुचेरी के लिए इनेक्ट किया गया। देखो गाइस, आपको पता है हमारे इंडिया में 9 टेरिटरीज हैं। ठीक है, इसमें लेजिस्लेटिव असेंबली किस किस यूनियन टेरिटरी के पास, एक दिल्ली के पास है, एक पुडुचेरी के पास और एक जम्मू कश्मीर के पास है। ठीक है, तो जिस भी यूनियन टेरिटरी के पास अपनी क्या होती है, लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, तो वहां पे प्रॉपर चीफ मिनिस्टर को इलेक्ट किया जाता है। ठीक है, वहां पे जो उनकी गवर्नमेंट होती है वो किसी भी स्टेट लिस्ट पे या कॉन्फ्रेंस लिस्ट पे लॉज भी बना सकते हैं। ठीक है, हाईवर क्योंकि यूनियन टेरिटरी में सेंटर के पास भी पावर होती है, तो सेंटर भी कुछ स्टेट सब्जेक्ट से पावर लॉज बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज बनते हैं, इंडिया स्लैम्स पाकिस्तान एट यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल फॉर इट्स फास्ट नरेटिव ऑन एट्रोसिटीज इन जम्मू एंड कश्मीर। तो ये जो न्यूज हमारी इंटरनेशनल रिलेशंस में कम होगी। देखो अभी आपको पता है जब 5 अगस्त को हमारा जम्मू एंड कश्मीर को हटा दिया गया, मतलब कि उसका जो बाइफुर्केट कर दिया था, तब से क्या है, पाकिस्तान हमेशा ये क्लेम करता है कि जम्मू कश्मीर में काफी ज्यादा वायलेंस रहता है, वहां पे लोगों पे हम एट्रोसिटीज कर रहे हैं, इस तरह का क्या है वो शो करता है। ठीक है, मतलब कि लोगों को अपने पाकिस्तान में यही न्यूज बताता है थ्रू मीडिया। ठीक है, तो अब इंडिया ने कि पाकिस्तान को स्लैम किया कहाँ पे, UNHRC में, ये बोला कि ये जो पाकिस्तान बोलता है वो झूठ बोलता है। ठीक है, देखो पाकिस्तान ने क्या क्या इल्जाम लगाया, अगर हम देख लेते हैं, पाकिस्तान ने इंडिया पे इल्जाम लगाए हैं कि इसने कहीं ना कहीं 6000 लोगों को अरेस्ट किया है विदाउट ड्यू प्रोसेस इन जम्मू, मतलब कि बिना हमने, जो आपको पता है ड्यू प्रोसेस क्या होता है, मतलब कि बिना किसी प्रोविजन से, बिना किसी जो लीगल प्रोसीड्यूर के बिना हमने क्या किया है, पाकिस्तान का ऐसा कहना है कि इंडिया ने 6000 लोगों को अरेस्ट किया है, और उसने आज किया किसको, UN ह्यूमन राइट काउंसिल को, कि एक इंक्वायरी कमीशन बैठाया जाए जिसमें एक ह्यूमन राइट्स वायलेशन को क्या किया जाए, इंक्वायरी किया जाए इस रीजन। मेरी बात आपको समझ नहीं, पाकिस्तान ने ये क्लेम किया कि इंडिया ने 6000 लोगों को अरेस्ट किया और इसलिए उसने UNHRC में रिक्वेस्ट किया कि आप एक कमीशन बैठाओ जो इंक्वायरी करेगा कि जम्मू कश्मीर में किस तरह से ह्यूमन राइट्स का वायलेशन किया गया। ठीक है, फिर अभी UNHRC क्या, अब वो क्या कर रहा है, इन कंप्लेंट्स एग्जामिन कर रहा है फ्रॉम विक्टिम्स ऑफ ह्यूमन राइट वायलेशन। ठीक है, और एक्टिविस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑन बिहाफ ऑफ विक्टिम्स ऑफ ह्यूमन राइट वायलेशन। अब UNHRC क्या आपको पता ही है, UNHRC आपको पता ही क्या करती है, ये जो भी कंप्लेंट्स को एग्जामिन करती है, मतलब अगर पाकिस्तान ने इंडिया की कंप्लेंट करी है तो वो उन कंप्लेंट को एग्जामिन करेगा कि क्या वहां पे ह्यूमन राइट वायलेशन हुआ है। अब वो किसके थ्रू करेगा, एक्टिविस्ट ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू करेगा ऑन बिहाफ ऑफ विक्टिम ऑफ ह्यूमन राइट वायलेशन। इसको सेटअप किया गया था 2006 में, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे, जेनीवा स्विट्जरलैंड में। इसका एम क्या है, ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करना और इन्वेस्टिगेट करना कहाँ पे ह्यूमन राइट्स को वायलेट किया जा रहा है। स्ट्रक्चर देख लेते हैं, UNHRC में 47 मेंबर्स हैं जो 3 साल के लिए इलेक्ट किए जाते हैं ऑन अ रीजनल ग्रुप। 5 ग्रुप से आपको पता ही है, अफ्रीका, एशिया पैसिफिक, लैटिन अमेरिका, कैरिबियन और वेस्टर्न यूरोप एंड ईस्टर्न यूरोप। ठीक है, जो इस काउंसिल के मेंबर्स होते हैं उनको हम 3 साल के लिए इलेक्ट किए जाते हैं, जिसमें जो 1/3 मेंबर्स है वो हर साल हम क्या करते हैं, रिन्यू करते हैं। इंडिया इसमें इलेक्ट हुआ था 3 साल के लिए, कब, 1 जनवरी 2019 में।
ठीक है। इसके जो डिसीजन होते हैं, रिजोल्यूशन और रिकमेंडेशन होते हैं वो लीगली बाइंडिंग नहीं होते, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसकी लीगली बाइंडिंग नहीं होती। ठीक है। अभी क्या है आपको पता है, यूएस अभी हमने कुछ दिन पहले पढ़ा था, यूएसए ने बोला कि वो अभी यूएनएचआरसी को रीजॉइन किया था करेगा, क्योंकि 2018 में जब ट्रंप के रूल में इसको छोड़ दिया था, और साथ में उसने पेरिस एग्रीमेंट में भी अपनी मेंबरशिप को रिस्टोर किया है और डब्ल्यूएचओ में भी अपनी मेंबरशिप को रिस्टोर किया। ठीक है। नेक्स्ट है छोटी छोटी न्यूज, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। देखो गाइस ये वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि पॉलिटी के अंदर ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज आती हैं, स्टैट्यूटरी बॉडीज होती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है। अभी देखो न्यूज में इसलिए क्योंकि न्यू चेयरमैन को अपॉइंट किया गया है, किसके, नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट। अब इसके अंदर सारी स्टैटिक पार्ट है जो आपको पता होना चाहिए। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अंडर आर्टिकल 338 ये क्या करती है, सभी मैटर्स को इन्वेस्टिगेट करती है, मॉनिटर करती है, ताकि जो एससी कास्ट के लोग हैं उनके मतलब की जो भी राइट्स हैं वो सेफ रहें। ठीक है। या फिर मतलब उन सबके रिगार्डिंग बात करती है। ठीक है। इसके अंदर इनके मेंबर्स आपको पता होने चाहिए, कौन कौन स्ट्रक्चर, चेयरपर्सन होता है, एक वाइस चेयरपर्सन होता है, 3 मेंबर्स होते हैं। इन सबको प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। जो इनका टेनर ऑफ ऑफिस है ये सब प्रेसिडेंट के द्वारा डिटरमाइन करता है और इसके पास सिविल कोर्ट की पावर होती है। ठीक है। नेक्स्ट है सेंटर लिफ्ट्स एम्बार्गो ऑन ग्रांट ऑफ गवर्नमेंट बिजनेस टू प्राइवेट बैंक। ठीक है। अभी क्या है, इसके साथ क्या सभी जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं अब उनको अलाउ किया जाएगा कि वो गवर्नमेंट रिलेटेड बैंकिंग ट्रांजेक्शंस भी कंडक्ट कर सकते हैं, जैसे टैक्स या पेंशन पेमेंट। ठीक है। इस एम्बार्गो को 2012 में इम्पोज किया गया था। एक सेकेंड को, तो अभी हम क्या बोल रहे थे, हाँ, सेंट्रल लिफ्ट्स एम्बार्गो ऑन ग्रांट ऑफ गवर्नमेंट बिजनेस टू। देखो एम्बार्गो क्या मतलब होता है कि कोई कुछ टेम्परेरी आप किसी चीज पे बैन कर रहे हो, ठीक है, लाइक आप ट्रेड पे बैन कर रहे हो। तो अभी क्या किया था, कुछ बैन कर रखा था प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के लिए, तो उस बैंक को भी हटा दिया गया। अब इससे प्राइवेट सेक्टर बैंक क्या कर सकते हैं, जो गवर्नमेंट रिलेटेड जो बैंकिंग ट्रांजेक्शन है उनको कर सकते हैं, जैसे टैक्स होगी, पेंशन। ये जो बैंक था वो 2012 में इम्पोज किया गया था, जब फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बोला था कि प्राइवेट बैंक्स को हम अलाउड नहीं करेंगे कि वो कुछ गवर्नमेंट बिजनेस को करे। ठीक है। ये तब से ये जो बैन था वो कंटिन्यू था। इस मूव से क्या होगा, जो हम कंपटीशन है वो इंप्रूव कर सकते हैं और ऑफकोर्स हमारी एफिशिएंसी भी प्रमोट होगी इन द सेंटर ऑफ कस्टमर सर्विसेज। नेक्स्ट है कार्बी इंसर्जेंसी। अभी क्या है देखो गाइस, अभी क्या है, कार्बी अंगलोंग डिस्ट्रिक्ट जो है, एक सेकेंड, कार्बी जो है वो एथनिक कम्युनिटी किसकी, असम की, जो डिमांड करती है कि हमें एक सेपरेट स्टेट मिलना चाहिए, कार्बी आंगलोंग और नॉर्थ चाचा हिल्स। ठीक है। तो समझना कि कार्बी कहाँ पे है, कार्बी एथनिक कम्युनिटी कहाँ की, असम की, जो डिमांड करती है कि हमें अलग से लैंड मिलना चाहिए, जिसका नाम है कार्बी और नॉर्थ चाचा। ठीक है। प्रेजेंटली जो कार्बी अंगलोंग ऑटोनोमस काउंसिल है वो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, जिसको प्रोटेक्ट किया गया अंडर द 6th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अभी क्या है, जो कार्बी अंगलोंग डिस्ट्रिक्ट के 1000 जो मिलिटेंट्स हैं और 5 मिलिटेंट ग्रुप्स, ठीक है, उन्होंने अपनी जो आर्म्स है वो रख दी है एट एन इवेंट इन गुवाहाटी। ठीक है। नेक्स्ट है शेरशाह गेट। आपको पता ही है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अभी क्या किया है, शेरशाह गेट को रिस्टोर किया गया है, जो भी 9 साल पहले डैमेज किया हो गया ड्यू टू द हैवी, मतलब कि 9 साल पहले कुछ हैवी रेन्स हुई होंगी जिसकी वजह से ये जो डैमेज हो गया था उसको रिस्टोर करने की बात की है। ये शेरगढ़ का एंट्रेंस है जो सिटी बिल्ड की गई थी बाई शेरशाह शूरी। जो शेरशाह शुरू थे उन्होंने मुगल एम्पर हुमायूं को हराया था 1540 में और सुर एम्पायर को फाउंडेड किया था। ये आपको पता ही होगा, आपने मिडीवल इंडिया पढ़ी है, मिडीवल हिस्ट्री पढ़ी है। ही वाज आर्किटेक्ट ऑफ ग्रैंड ट्रंक रोड, जो कि आपकी जीटी रोड से उनके आर्किटेक्ट है, जिन्होंने काबुल को चिट्टागांव से कनेक्ट किया था। इनके अलावा इनका जो टोम्ब है वो सासाराम, जो कि बिहार में जो टाउन है वहाँ लोकेट है। इन्होंने कुछ न्यू सिल्वर कॉइन्स को भी इंट्रोड्यूस किया था, जिसको हम दाम है। ठीक है। लास्ट न्यूज आज की, ग्रेटर टिपरालैंड। जो ग्रेटर टिपरालैंड है ये न्यू पॉलिटिकल डिमांड है किसकी, त्रिपुरा के इंडिजिनस पीपल की। ठीक है। जो चाहते हैं एक सेपरेट स्टेट मिलना चाहिए, त्रिपुरालैंड फॉर ट्राइबल्स ऑफ त्रिपुरा। ठीक है। तो सिंपल बात है, त्रिपुरा में रहने वाले जो ट्राइबल लोग हैं वो चाहते हैं कि हमें एक सेपरेट लैंड मिलना चाहिए जिसका नाम है त्रिपुरा। ठीक है। तो यहाँ पे डेली करंट अफेयर्स कंप्लीट होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कोई डाउट कमेंट करना। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।